या गुड इवनिंग। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा डिस्कशन का वो है अगला नेक्स्ट चैप्टर, न्यू चैप्टर रादर, एंड दैट इज समथिंग रिलेटेड टू एनालिसिस ऑफ डेटा। तो डेटा में कोडिंग आज हमारा मुख्य जो डिस्कशन का इशू है, टॉपिक है रादर, वो रहेगा कोडिंग। और कोडिंग में अगर हम देखने की कोशिश करें तो रिसर्च का एक ऐसा पहलू है कोडिंग, कैसे टेक्निकलिटीज आपको सिखाता है, जिसमें कि आपको जो सब्जेक्टिव रादर जो अपने नरेटिव्स लिए हैं उन नरेटिव्स को साइंटिफिकली और ऑब्जेक्टिवली उनको कैसे कन्वर्ट करना है वो सिखाता है कोडिंग। कोडिंग का सिंपल मतलब अगर हम देखें तो जो हमने हमारे रिस्पॉन्सेज हैं उनको मैथमेटिकली और स्टैटिस्टिकली हम उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं और फिर हम आगे उससे उससे कैसे इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं, और इन्फ्रेंसेस के बाद उसके जो रिजल्ट हैं उन रिजल्ट्स को हम कैसे साइंटिफिकली लोगों के सामने, रिसर्चर्स के सामने और दुनिया के सामने रखते हैं। तो ये अति महत्वपूर्ण एक स्टेप है इसका रिसर्च का, जिससे कि हम बहुत ही स्किल के साथ, बहुत खूबसूरती के साथ अगर थोड़ा सा समझ आ जाए, कोई छोर इसका हमारे हाथ में आ जाए तो ये बहुत आसान लगता है और आसानी से हम इसे यूनिवर्सली, चाहे हमारे पास 10 शेड्यूल हैं, चाहे हमारे पास 10,000 हैं, अगर हमारी कोडिंग प्रॉपर होगी तो वी कैन डॉक्यूमेंट ऑल दोज द रिस्पॉन्सेज विच वी गॉट, which we received while conducting an interview or obtained through any methods which have been used by us, any methods, rather more than one method it may be। तो उसमें हम थोड़ा सा देखने की अगर कोशिश करें, हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो मैं इससे पहले कि क्या पढ़ाना है, क्या करना है, वहां मैं पहुंचूं, तो उससे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि बिना कोडिंग के जो पूरा डेटा लगता है हमें, वो एक पूरा तथ्यों का और आंकड़ों का पहाड़ लगता है। आंकड़े मतलब जो भी हमने डेटा लिया, जो भी तथ्य, जो भी फैक्ट हमने इकट्ठे किए, उसका एक वो पहाड़ जैसा हमें दिखता है, बट इट कैन बी रिजॉल्व वेरी इजिली। और पहाड़ को जो है मोल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है बहुत आसानी से, अगर हमने कोडिंग का सहारा लिया तो कोडिंग सच ब्यूटीफुल सब टॉपिक, और उसको सीखने वाली चीज ये है कि हम कोडिंग को कितनी खूबसूरती के साथ करते हैं और अदर कितनी स्किल के साथ करते हैं, वो यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो हम जो आज का जो विषय है उसको हमने जो है वो 4-5 भागों में बांटने का प्रयास किया है, और ये जो 4-5 भाग हैं वो क्या रहेंगे इस पूरे टॉपिक में, उसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन और अदर इंट्रोडक्टरी पोर्शन को देखेंगे। सेकंड हम देखेंगे कि कोडिंग होता क्या है, उसके ऊपर हम आएंगे, और उसमें कोडिंग के बाद हम देखेंगे कि सिलेक्शन ऑफ कोड्स कैसे किए जाते हैं, सिलेक्शन ऑफ कोड कैसे होते हैं उनको देखेंगे। देन उसके बाद एक और हमारा टॉपिक रहेगा, रादर सब टॉपिक रहेगा कि ट्रेनिंग टू कोडर्स। जो जैसे आप लोग मान लो, मैं आपको कोडर्स मान लूं कि आप कोड को यूज करने वाले कोडर्स हैं, तो आपकी ट्रेनिंग कैसे रहेगी उसको देखने की कोशिश करेंगे। और फिर कंप्यूटर सिस्टम से हम उसकी गणना कैसे करते हैं उसके ऊपर भी हमारा थोड़ा सा ध्यान रहेगा। तो अगर इसमें और हम थोड़ा सा और देखने की मैं कोशिश करूं तो आपको पूरी तरह से जो है ये भी साथ साथ में देखने की कोशिश करेंगे कि स्टेप्स क्या होते हैं कोडिंग डेटा एनालिसिस में। जो कोडिंग को यूज करते हैं उसके स्टेप्स क्या रहते हैं, टाइप्स कितने होते हैं इसके, और नीड क्यों है, जरूरत क्यों होती है कोडिंग की सोशल साइंस रिसर्च में या अदर साइंस की रिसर्च में, इसकी जरूरत क्या होती है, उसके ऊपर भी हम हमारा जो है वो डिस्कशन रहेगा। तो सबसे पहले जो हम लेने की कोशिश करेंगे वो इसका इंट्रोडक्टरी पोर्शन है, उसको हम देखते हैं सबसे पहले कि ये इंट्रोडक्शन में कोड की जरूरत है वो सोशल साइंसेज में किस तरह से इसको लिया जा सकता है और किस तरह से पढ़ती है, उन सबको यहाँ लेने का हम प्रयास करते हैं। तो देखिएगा, जो सोशल साइंसेज रिसर्च है, ये सर्वे है या साइंस की रिसर्च है और साइंटिफिक सर्वे जो भी हैं, कहीं भी हम करने की कोशिश करें, कहीं भी हम उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें, तो उससे संबंधित जो हमारा अध्ययन विषय है जिसको कि हम सब्जेक्ट मैटर कहते हैं, इट्स ए मेजर एरिया ऑफ कंसर्न। और उसमें वास्तविक सच्चाई ये है, वास्तविक सच्चाई उसमें ये रहेगी
कि उन तथ्यों का हमने जो कलेक्शन किया है, जो तथ्य हमने इकट्ठे किए हैं, उसके संबंधित जो अवलोकन है, ऑब्जर्वेशन किया है, इंटरव्यू किया है, अनुसूची शेड्यूल को डेवलप किया है, या कोई हमने क्वेश्चनर डेवलप किया है, तो उसकी सहायता से हम सारे के सारे डेटा को इकट्ठा करते हैं। और डेटा को इकट्ठा करने के बाद एक पूरे का पूरा डेटा का ढेर जैसा हमारे सामने आ जाता है। और उस डेटा के ढेर को देखें तो उन डेटा के ढेर से कभी भी कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किया जा सकता जब तक हम उस डेटा को कहीं उसमें नहीं डालते हैं, प्रोसेसिंग में नहीं लाते हैं। कच्चा जो डेटा होता है कहीं भी यूज नहीं किया जा सकता। जैसे कि हम, जैसे शाम का टाइम हो रहा है सबका, अब खाना मम्मा या सिस्टर या घर में कोई भी, जैसे अगर आप लोग रूम्स लेके रह रहे हैं, इस क्लास के बाद आप खाना बनाने जाएंगे। जिस तरह से हम कच्चे चावल को नहीं खा सकते, जिस तरह से हम कच्ची दाल को नहीं खा सकते, जिस तरह से हम कच्ची सब्जी को नहीं खा सकते, ठीक उसी तरह से कच्चे डाटा के साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता। जिस तरह से अगर कच्ची खाएंगे तो क्या होगा, सैलेड तो ओके, सैलेड के साथ तो ठीक है, परंतु पूरे के पूरे खाने को हम कच्चा खाना जिस तरह से नहीं खा सकते, ठीक उसी तरह से, ठीक उसी तरह से हाजमा हमारा खराब हो जाएगा। उसी तरह से कोई भी डेटा जो है रॉ फॉर्म में अगर होगा, कच्ची फॉर्म में होगा, तो उससे कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता, उसे कहीं भी यूज नहीं किया जा सकता, उसे कहीं भी यूज नहीं किया जा सकता। अब जैसे जो अभी डेटा कोडिंग और डेटा एनालिसिस के उसमें जो लगे हुए हैं, काम में जो लगे हुए हैं, जैसे इस क्लास के जो है कार्तिक शर्मा है और साथ में वेद प्रकाश है और रिया है, और चौथा एक बच्चा और है। चौथा एक बच्चा कौन है कार्तिक, चौथा कौन है? कार्तिक शायद खुद ही नहीं है। अमित, अमित सर, अमित। अमित, अमित भारद्वाज, यस। ये 4 बच्चे जी हैं, सर। ये 4 बच्चे लगे हुए हैं। ये एक किस्म का, ये समझिए डाटा को पकाने के लिए लगे हुए हैं, डाटा को पकाने के लिए लगे हुए हैं। और मैं इन सबका मास्टर शेफ हूँ, मास्टर शेफ हूँ। ये मुझे सबमिट कराएंगे, टेस्ट करवाएंगे मुझे, और जब मैं बोलूंगा कि नहीं नहीं स्वाद वाला बन गया है डाटा, ओनली देन वी विल सर्व इट टू द पीपल। तभी हम और साथियों के साथ शेयर करेंगे और समाज के साथ शेयर करेंगे और उसे हम पब्लिश करेंगे या कुछ करेंगे। तो ये जो काम है, रादर ये डाटा को पकाने का काम जो है, इट्स वेरी टिकिश वर्क। और हर कोई जिस तरह से कच्चा कुक नहीं हो सकता, उसी तरह से जो एक डाटा जो कोडर है, डाटा कोडर जो है, वो भी हर एक नहीं हो सकता। इट नीड सम पेशेंस, इट नीड सम स्किल, इट नीड सम एक्सपर्टीज आल्सो। तो बहुत ही कम शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि एकत्रित डाटा का जो ढेर है, उससे हम ऐसे निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। उसके लिए हमें कोड में डालना पड़ता है, फिर हम इसको टेबल में लाते हैं, जो अगला हमारा वो रहेगा। तो उसमें एक व्यवस्थित रूप जब तक उसे नहीं दिया जाएगा, मींस जब तक उसे सिस्टमेटाइज नहीं किया जाएगा डाटा को, तब तक हम उसे कोई भी कंक्लूजन को ड्रॉ नहीं कर सकते। और जब उसको एक हम ये रूप दे देंगे उसको, तो उस डेटा को फिर हम क्या करेंगे, उस डेटा को फिर हम टेबुलेशन में डालते हैं, टेबल में डालते हैं। और टेबल में डालने के बाद फिर हम कोई भी सुटेबल स्टैटिस्टिकल टूल का यूज करते हैं उस डेटा पर। और जो सुटेबल स्टैटिस्टिकल टूल है, वो पूरी तरह से डिपेंड करता है कि हमारा जो रिसर्च के लिए हमने कौन सा मेथड, कौन सा मॉडल हमने लिया है, वो पूरी तरह से इस चीज पे डिपेंड करेगा। और साथ में एक और चीज है जिसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसे हम कहते हैं, उसे हम कहते हैं कि जो आपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव आपके क्या है, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली जो आपने जो भी रिसर्च का टूल यूज किया है, रिसर्च का डिजाइन यूज किया है, रिसर्च का मेथड यूज किया है, और सैंपलिंग जो आपने यूज की है, वो पीछे वाले जितने भी हमने 5 चैप्टर देखे, 5 चैप्टर देखे, 6 चैप्टर देखे, उसके बेस पर ही अभी तक जो है हम सिस्टमेटिकली चले हुए हैं। वो पीछे हमने कैसे किया, सारा डिपेंड करेगा कि हमने अब इसको हम कितनी खूबसूरती से हम उसको लेते हैं। अगर नहीं लेंगे तो ये जो एक सिस्टमेटिकल एनालिसिस की हम बात कर रहे हैं, सिस्टमेटिक मेथड की हम बात कर रहे हैं, वो यहाँ फिर आके हॉल्ट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और फिर अगर कोड नहीं तो टेबल नहीं, टेबल नहीं तो फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं। इसलिए कोड जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे आपने अभी आपने इंटरव्यू शेड्यूल जो आपने यूज किया है, उसमें कोड्स का सहारा लिया है। जैसे कोड्स आपने कहाँ कहाँ यूज किए थे, आपको याद होगा पूरी तरह से।
और वो जो कोड यूज किया हमने वो कोड है, ये वो चैप्टर वो कोड का है। तो इसको थोड़ा सा देखने की अगर कोशिश करें तो उसके बाद फिर टेबल को हम क्या करते हैं, कुछ एक हम कॉलम में डालते हैं, कुछ रोज में डालते हैं। दो तरह से चीजें रहती हैं, एक कॉलम में आएगा और एक रोज में आएगा, इस तरह से। और ये पूरे पूरे डेटा जो है वो हमारे सामने आ जाता है। और उसमें उन डेटा को कोई ना कोई उसका सांकेतिक नाम दिया जाता है। सांकेतिक नाम मैंने जो भी टेबल हमने बनाया है उस टेबल का, हर टेबल का कोई ना कोई नाम जरूर होगा, और उस टेबल के नाम के आधार पर हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे। टेबल के नाम के आधार पे उसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। इसका मतलब सिंपल शब्दों में क्या हो जाता है कि हर टेबल का अपना नाम होगा, और डेटा की जो क्लासिफिकेशन हमने पीछे जो पढ़ा था, हमने जो डेटा को हमने क्लासिफाई किया है उस डेटा का भी कोई ना कोई उसका रूप या सबरूप कोई ना कोई उसका होगा। तो एक मॉर्टन वाइट करके एक विद्वान हुए हैं, और उन्होंने ये कहने की कोशिश की है, एज ऑफ एनालिसिस करके इनकी किताब है। तो या तो हम ये कहें, जो सांकेतिक जो तथ्य, जो कोडिफाइड जो डेटा, जो फैक्ट आए हैं, उसे एक तालिका के रूप में, एक टेबल के रूप में जब हम उसको प्रेजेंट करते हैं, और फिर उनमें कुछ एक कॉलम्स रहते हैं और साथ में कुछ एक लाइंस रहती हैं, तो उसे जिस तरह से व्यवस्थित करते हैं उसी को हम सारणीकरण, या जिसको हम बोलते हैं कोडिंग, हम उसको कहते हैं। और वो जब तक जो उसको जिस तरह से हम करते हैं, तो उसे एक मॉर्टन वाइट करके विद्वान है, उन्होंने अपनी किताब है उनकी एज ऑफ एनालिसिस, उसमें लिखने की कोशिश की है कि तीसरी शताब्दी विश्लेषण, आज की जो शताब्दी है वो एक विश्लेषण का युग है, विश्लेषण का युग है। और विश्लेषण का युग का मतलब क्या हो गया, इट इज एज ऑफ एनालिसिस। और जो भी डेटा जो है वो इंटरप्रेट जो किया जाता है, उसका ये पूरी तरह से युग है। और खास करके जो सोशल साइंटिस्ट हैं, सोशल साइंटिस्ट जो हैं, वो किसी भी तरह से इस तरह के सारे एनालिसिस को एनालाइज करना उनका प्रमुख काम होता है। और उस एनालिसिस के दौरान जो भी आंकड़ों से उपकल्पनाओं का निर्माण होता है, उपकल्पना मैंने हाइपोथेसिस का जो निर्माण होता है आंकड़ों से, उनके आधार पर सिद्धांत बनाए जाते हैं। उनके द्वारा क्या किया जाएगा, पहले फैक्ट इकट्ठे किए जाएंगे, फैक्ट के बाद फिर कंसेप्ट बनता है, और कंसेप्ट के बाद फिर थ्योरी का निर्माण होता है, सिद्धांत बनते हैं। तो ये पूरा का पूरा सोशल साइंसेज में, नेचुरल साइंसेज में, फिजिकल साइंसेज में, साइंस की रादर ज्ञान की किसी भी ब्रांच में इस तरह का जो एनालिसिस होना बहुत बहुत जरूरी है, जिसकी सहायता से जो हमारे एडिटेड या कोडिफाइड जो डेटाज हैं, जो फैक्ट हैं, उन फैक्ट्स को जो है उचित स्वरूप उसको उनको दिया जाता है, उचित स्वरूप में एप्रोप्रिएट फॉर्म उनको दिया जाता है, और उसे इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि ताकि उनका विश्लेषण किया जा सके, उनकी व्याख्या की जा सके, या जो उससे संबंधित जो प्री एक्शन हमने लिया है उसको हम जस्टिफाई कर सके। प्री एक्शन का मतलब यहाँ क्या होगा, हाइपोथेसिस का निर्माण करना। तो हमने हाइपोथेसिस लिया था, उसे जस्टिफाई करें या उसे अनजस्टिफाई करें। अगर अनजस्टिफाइड नल हाइपोथेसिस वो बनता है, तब भी हमें उससे बताना पड़ेगा कि क्यों हुआ ये। अगर ना है तो ना के लिए भी हमें बताना पड़ेगा कि ना क्यों है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे इसके द्वारा ही, कोडिंग के द्वारा, रादर डेटा के द्वारा ही किया जा सकता है। इस तरह से विश्लेषण से तथ्यों को और घटना का, दोनों का, ऑकरेंस भी और साथ में फैक्ट भी। ऑकरेंस, ये घटना घटित हुई, परंतु उसके बाद घटना घटित होने के बाद जो फैक्ट आया, उन फैक्ट दोनों के बीच में कार्य और कारण रिलेशन क्या है, पॉजिटिव रिलेशन क्या है, वो जानना बहुत बहुत जरूरी है। मैं जैसे छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, मैं पुलिस स्टेशन में चला जाऊं और मैं बोलूं कि मैंने फलाने आदमी का खून कर दिया है, मेरी एडमिटेंस है, ये एडमिट कर लिया मैंने, उसके बावजूद भी पुलिस वाले बोलेंगे इस लारी ऐसा नहीं कर सकता। फिर उसके क्या करने की कोशिश करेगा, कारण ढूंढने की कोशिश करेगा कि कारण क्या है। तो पुलिस फिर इन्वेस्टिगेशन करेगी, और अगर कारण कोई ऐसे मिल गए जिसने ये प्रूव कर दिया इस लारिया ने ही खून किया है, तो फिर वो बात क्या होगी, जो मैंने बात बोली थी वो बात प्रूव हो जाएगी। और अगर कोई कारण नहीं मिला, कोई प्रूफ नहीं मिला, तो फिर बोलेंगे ये बंदा झूठ बोल रहा है, इसने कोई खून नहीं किया है। तो ये सारा का सारा तब हो सकता है जब वो सारे फैक्ट इकट्ठे होंगे, फैक्ट को टेबुलेट करके उसको इंटरप्रेट किया जाएगा। इसलिए आज की सदी को एनालिसिस की सदी कहा गया है, एरा ऑफ एनालिसिस। तो इसलिए इसको जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसमें इसकी रहती है। अगर इसका अर्थ देखने की कोशिश करें तो इसमें सिंपल शब्दों में देखें कि इसका
उत्तरों को संख्यात्मक मूल्यों में बदलना, उत्तरों को जो भी रिस्पॉन्स आते हैं, जस्ट टू चेंज दोज रिस्पॉन्सेज इन स्टैटिस्टिकल नंबर, चेंज रिस्पॉन्सेज इन स्टैटिस्टिकल नंबर एंड एनालिसिस देयर ऑफ, और उसको एनालाइज करना और इस तरह से एनालाइज करना कि एक वेरिएबल जो चर है, एक वेरिएबल के विभिन्न वर्गों को संख्या प्रदान करना, एक वेरिएबल के भिन्न भिन्न जो भी उसके वर्ग रहते हैं उनको संख्या प्रदान करना, आमतौर पर जो है वो हम उसे कोडिंग कहते हैं। जैसे आप लोगों को अगर मैं मुझे लगता है कि सबको याद ही होगा, मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है, पर फिर भी अगर जो और बच्चे जुड़े हैं उनको मैं अगर आपको बताने की कोशिश करूं तो ये अगर मैं आपके साथ यस, मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, इसको देखिएगा। अब ये देखिए, ये सारा का सारा जो डाटा मैंने आपको अभी शेयर किया है, इस डाटा को देखिएगा जरा। इसमें क्या है, इस डाटा में क्या है, इस डाटा में आप अगर देखेंगे तो ये शेड्यूल नंबर लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, से लेकर आगे को हम राइट को चले हैं, और ऊपर ये जो दिख रहा है ये XYZ है, ये वाला जो है नेम ऑफ स्टूडेंट आ गया, रोल नंबर है, विलेज आ गया रिस्पोंडेंट का। इसके आगे ये जो सारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ, ये 1.1.1 ये जो है ये कोड है जिसकी की हम बात करें, जिसको कि हम पढ़ रहे हैं। और इस कोड को करने के लिए, इस कोडिंग के लिए सबसे पहले स्टेप्स में हम जब जाएंगे तो वहां कोड बुक का निर्माण होगा। तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ कोड बुक लिखा हुआ है, अगर इसको आप क्लिक करेंगे तो यू विल फाइंड कोड ऑफ एवरीथिंग। जो कोड वहां लिखे हुए हैं 1.1.1 क्या लिखा था, सेक्स ऑफ द रिस्पोंडेंट, सेक्स ऑफ द रिस्पोंडेंट। इसमें 1.1 जो है वो सेक्स है, तो 1.1.1 जो होगा वो मेल के लिए, 1.1.2 जो है फीमेल के लिए। यहाँ ऐसे ही 1.2 जो है वो एज ऑफ रिस्पोंडेंट है। फिर हम डाटा शीट में जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ एज में आ गया हम लोग, ठीक है, ये मेल और ये फीमेल के लिए हुआ, ये एज आ गई। ये इस तरह से 1.2 जो है वो एज को डेडिकेटेड रहेगा, और इस तरह से आगे जाएंगे तो 1.3 आएगा। इस तरह से करके ये पूरी की पूरी जो शीट है आपके सामने जो आ रही है, ये सब की सब, मैंने बात की थी कॉलम्स की, मैंने बात की थी लाइंस की, ये नीचे को आ रहे हैं, ये कॉलम होते हैं रिसर्च में। और ये देखिएगा ये सारा का सारा डाटा जो है, अब यहाँ कोई भी आपको नंबर नहीं मिलेगा, ABC कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको क्या मिलेगा, यहाँ नंबर नहीं मिलके आपको यहाँ क्या मिलने वाला है, सिर्फ कोड आपको मिलेंगे, सिर्फ कोड्स हैं। 1 2 1 2 1 1 लिखा होगा सारा। ये 1 1 लिखने के पीछे क्या वजह है, जब हम कल और आगे बढ़ेंगे तो आपको बताऊंगा कि जैसे हम इसको ऊपर से, मैं यहाँ जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूं या ऑटो सम करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली इसका टोटल जो है वो लास्ट में चला जाएगा। ऑटो सम किया मैंने, ये सारा डाटा एंटर्ड है, ये सारा का सारा डाटा एंटर्ड है, और इसको जैसे ही हमने ऑटो सम करेंगे हम, तो ये इसके एंड में जाके आपको जो है वो इसका उत्तर मिल जाएगा, जिसको कि हम बोलेंगे, इसलिए हमने इसका एक एक करके किया है ताकि यहाँ कोई भी हमें दिक्कत ना हो। तो ये आई डू होप कि आप समझ गए होंगे। अलग अलग कलर किए हैं, अलग अलग कलर करने का मतलब एक मात्र है कि जस्ट टू आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी वेरिएबल, हर क्वेश्चन जो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, हर पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने इसको अलग अलग कर दिया। आप इसको देख रहे होंगे अलग अलग कलर में, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। जैसे BA फर्स्ट ईयर का डाटा है, ये यहाँ लिखा हो BA फर्स्ट ईयर, राइट 1 फॉर BA फर्स्ट ईयर, ये तो ये BA फर्स्ट ईयर का डाटा है जो आपके सामने हुआ। सेकेंड ईयर का इस लाइन में होगा, फाइनल ईयर का इस लाइन में होगा। तो इस तरह से पूरी की पूरी जो शीट है वो डेवलप हो जाती है। और ये कैसे डेवलप होगी, अदरवाइज इनकी जगह तो हमारे पास क्वेश्चनियर थे ना। अब ये शेड्यूल नंबर 1 हमने लिखा है, अब शेड्यूल नंबर 1 जो है वो हमारे 5 पेज का एक शेड्यूल है। अब 5 पेज को तो हम यहाँ नहीं डाल सकते उनको, और उसका कोई भी फायदा भी नहीं है, तो 5 पेज को डाल के या फायदा भी कोई नहीं होगा। तो फिर उसके लिए सिंपल शब्दों में हम क्या करते हैं कि यहाँ शेड्यूल नंबर 1 लिखा, उसके बाद आगे को जितने भी रिस्पॉन्सेज हैं वो हमने यहाँ डाल दिए। जब ये डाल दिए इसका मतलब सिंपल शब्दों में क्या हो गया कि हमने पूरा जो रिसर्च किया उसको हमने कोड्स में बदल दिया। अभी जैसे हमने बात की थी कि स्टैटिस्टिकल नंबर जो है उसमें बदलना होता है, उसमें बदलते हैं तो उससे हम कोडिंग कहते हैं। I do hope I made all of you clear.
क्लियर हो गया सबको? मैंने बंद किया रिस्पॉन्स? नहीं, बंद नहीं किया ना मैंने। तो इस तरह से अगर आप इसको देखेंगे तो ये जो है इस तरह से कोड जो है हमारे सामने आते हैं। तो ये थोड़ी सी इसकी डेफिनेशंस है, आप उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। और डेफिनेशंस के बाद जो है वो किस तरह की रिसर्च में इसको प्रयोग किया जाता है, तो पहले हम बात कर चुके हैं क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों प्रकार की रिसर्चेज में इसका प्रयोग होता है। 5 डेफिनेशंस आपको देखने को मिलेगी। और उसके बाद कल हम देखेंगे कि इसके टाइप्स ऑफ एनालिसिस इन कोडिंग क्या होता है। टाइप एनालिसिस जो 1 to 1 2 अभी किया हुआ था, वो उसी तरह से किस तरह के एनालिसिस रहते हैं और उससे कितना जो है वो फायदा होता है, उस सब का सब हम कल देखने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, अब अनुरोध है कि प्लीज टाइम पे जुड़ जाया करो, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। इससे हमारा टाइम वेस्ट होता है और उससे ओवरऑल बेटा आपका नुकसान है, आपका नुकसान है और मेरा भी नुकसान है। और मुझे भी लगता है कि मैं इसको एक रस्म निभा रहा हूं, बट आई वांट टू टीच यू ऑल माय डियर। आई वांट ऑल ऑफ यू टू ट्रेन, आपको ट्रेन करना चाहता हूं, आपको पढ़ाना चाहता हूं। प्लीज कोऑपरेट, इससे आपको ही फायदा होगा, मुझे नहीं फायदा होने वाला कोई भी। तो प्लीज अपने आप वो भी दिखाइए मुझे।